दोस्तों, 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो डाली थी 13 अप्रैल वर्कमैन यूनियन विद IBA मीटिंग। बहुत लोगों ने उसको देखा है। 24,000 के ऊपर लोग इसको देख चुके हैं और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आए हैं और व्यूअर्स ने मेरी बहुत तारीफ़ करी है। उन्होंने ये कहा है कि सुपर्ब एनालिसिस है और ये भी कहा है कि वेरी इंटेलेक्चुअल वीडियो। किसी ने लिखा है कि वेरी एनालिटिकल ऑब्जर्वेशन। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, लेकिन रिज़ल्ट क्या निकल रहा है। मीटिंग्स भी हो रही हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उसका भी कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है। पेंशन अपडेशन 30 साल से पेंडिंग है। वेज रिवीजन 1/11/2022 को फिर ड्यू है और अभी तक 4 मई 2022 को मैं वीडियो डाल रहा हूं, अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट नहीं किया गया है। तो बहुत ट्रेजेडी है, इस बार फिर लेट होने की बात है। तो बिल्कुल अच्छा है। एक श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी हैं, उन्होंने मेरे कमेंट्स में ये लिखा है कि मीनिंगफुल मीटिंग हुई 13 अप्रैल की। यूनियन ये क्लेम कर रही है कि मीनिंगफुल मीटिंग हुई है। क्यों मीनिंगफुल हुई है? क्योंकि उनको चाय समोसा खाने को मिल गया है। हाल चाल उन्होंने पूछ लिया है, नए चेयरमैन के साथ मीटिंग कर ली है, चेयरमैन साहब ने सभी का चेहरा देख लिया है। दूसरी बात है कि जो मिस्टर सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं, उन्होंने भी एक कमेंट्स दिया है कि जो लेटर है 15th मीटिंग का उनसे ले लिया गया है और दैट विल बी प्रोड्यूस्ड इन सुप्रीम कोर्ट टू गेट द हियरिंग डेफर्ड। जो मैंने वीडियो में बताया है वही कमेंट्स में हमारे व्यूअर्स ने एग्री किया है कि यही चांस है। 13 अप्रैल की जो मीटिंग थी, हियरिंग थी, वो पोस्टपोन हो गई है, डेफर कर दी गई है। तो नेक्स्ट हियरिंग जो है उसमें भी इंटरिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने की कोई बात नज़र नहीं आ रही है। अगर आ भी रही है तो वो यूनियन की सेटिस्फेक्शन शो कर देंगे कि वी आर प्रोसीडिंग विद द यूनियंस। हम रेजिडुअल इश्यूज़ पर बात भी कर रहे हैं और पेंशन अपडेशन पर भी बात कर रहे हैं, पेंशन अपडेशन होके रहेगी। तो ये बातें उनके यूनियन से लिखवा लेंगे तो उस हियरिंग को आगे पोस्टपोन कर दिया जाएगा। तो ये लटकाने का सारा तरीका है, सारी बातें लटकाने की हो रही हैं। तो उसके बाद मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूँ, फेसबुक भी देख रहा हूँ और जो रिटायरीज़ एसोसिएशंस हैं उनके लेटर भी पढ़ रहा हूँ। लेकिन रोज़ रोज़ मैं वीडियो नहीं डालता। छोटे छोटे इशू पर, छोटी छोटी बात पर 2-2, 4-4 मिनट की वीडियो डाल देना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब तक कोई कंक्रीट बात ना हो। तो आज मैं देख रहा हूँ, मुझे बनानी पड़ी वीडियो कि काफ़ी धरना हो रहे हैं। यूनियन रिटायरीज़ एसोसिएशन DFS को लेटर लिख रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं। और अहमदाबाद में इतनी गर्मी में, हाई टेम्परेचर में, हीट में, रिटायरीज़ जो 60 और 80 साल के बीच थे, उन्होंने धरना लगाया और बहुत इफ़ेक्टिव धरना रहा। और उन्होंने इसके आगे उन्होंने प्लान भी करा है कि IBA के ऑफिस के आगे, UFBU के आगे और DFS के आगे और गवर्नमेंट के आगे भी हम धरना लगाएंगे। ये उनकी प्लानिंग भी है। तो ये धरना जो है अगर एक्टिव हो जाएं, सारे रिटायरीज़ अच्छे तरह पार्टिसिपेट करें और जोश के साथ विद हाई होप, अगर ये कंटिन्यू रहे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर हर रोज़ कहीं ना कहीं धरना हो, तो हम अपने टारगेट पर पहुंच सकते हैं, गवर्नमेंट हिल जाएगी। और दूसरी बात है हमारी जो फास्ट अनटू डेथ आमरण अनशन की बात जो चल रही है, तो 1 जुलाई 2022 जंतर मंतर दिल्ली, वहीं हम स्टैंड करते हैं। 1 जुलाई 9 बजे सुबह हाज़िर हो जाना है सभी ने। और कुछ लोगों ने, रिटायरीज़ ने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, अपना नाम भेज दिया है। तो सभी से रिक्वेस्ट मैं फिर करता हूं, जो भी जाना चाहता है, चाहे वो 1 वीक अनशन रखना चाहता है, चाहे वो 2 वीक्स का अनशन रखना चाहता है, चाहे वो अन टू डेथ रखना चाहता है, अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दें ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी आपको कॉन्टैक्ट करके आपसे बातचीत कर सके और आपके साथ मीटिंग का टाइम फिक्स किया जा सके। तो इसलिए भाइयों,
उसके बाद है जो सुप्रीम कोर्ट की हीयरिंग भी एक जोक बन चुकी है, एक तमाशा बन गई है, जिसके ऊपर हमें हाई होप है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जिसके ऊपर हमें पूरी आशा थी कि हमारे को जस्टिस मिलेगा, पेंशन अपडेशन की बात होगी, बैंकर्स की बात होगी, लेकिन कुछ भी उसमें नहीं हो रहा है। IBA इज़ होडविंकिंग द सुप्रीम कोर्ट और उसमें कामयाब हो गई है। और यूर यूनियन आर ज्वाइंट एंड विद द IBA, उनको लेटर सेटिस्फेक्शन लेटर लेके उनके आगे रख देंगी और हीयरिंग उनकी आगे पोस्टपोन हो जाएगी। तो ये चीज़ है। 13 अप्रैल मीटिंग का जो आपने सारा एनालिसिस मेरा पढ़ा है, सारा सुन लिया, देख लिया, तो सारा ही एक किस्म की गड़बड़ नज़र आ रही है। दूसरी बात है यूनियंस की जो मीटिंग चल रही है चार्टर ऑफ डिमांड्स के बारे में। चार्टर ऑफ डिमांड 1 मई 2022 को सबमिट होना था, लेकिन दुख की बात है AIBEA का लेटर 28/4/2022 का जो चार्टर ऑफ डिमांड की बातें कर रहा है, अभी वो कह रहा है कि हम सेंट्रल कमेटी को रेफ़र कर रहे हैं एंड सेंट्रल कमेटी विल फाइनलाइज द डिमांड्स। क्या क्या डिमांड्स होनी चाहिए, क्या क्या उसका क्वांटम होना चाहिए, उसके ऊपर अभी बहस होगी, मीटिंग्स होगी। इसी तरह IBOC ने भी ऐसे ही किया है, चार्टर ऑफ डिमांड के रेफ़र कर दिया है मीटिंग को और कमेटी को एक रेफ़र कर दिया है। तो कभी मीटिंग कर लेते हैं, कभी कमेटी बना लेते हैं, कभी कमेटी को आगे रेफ़र कर देते हैं, करते करते ये बहुत लेट हो जाएंगे। ये जो उनका 6 महीने पहले सबमिट करने का इनको अपॉर्चुनिटी मिला है, उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर ये भावना नज़र आती है को वो लेट करने की उनकी आदत बनी हुई है। 3-3 साल का एरियर लेकर लेवी लेने की जो आदत बनी हुई है वो अभी तक नहीं टली है। तो ये कैसे जाएगी? इस आदत को ख़त्म करने के लिए, इस रूटीन को ख़त्म करने के लिए हमें कुर्बानी देनी होगी। बैंकर, सर्विंग बैंकर्स और रिटायरी बैंकर दोनों को कुर्बानी देनी होगी। दोनों ही इकट्ठे होकर ब्लैक बैजेस पहनो, स्टेट लेवल धरना करो, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर धरना करो, ब्रांच लेवल पर धरना करो, तो तभी हम कहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए AIB की मीटिंग जो है उसका भी मुझे पता है, IBOC की मीटिंग का भी मैंने देखा है सारा लेटर। तो इसमें क्या है, 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट आपको पता है 11/11/2020 को साइन हुई थी और इसमें रेजिडुअल इश्यूज़ अभी तक पेंडिंग पड़े हैं। रेजिडुअल इश्यूज़ 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट आ गई है, सर पे खड़ी हो गई है, अभी तक रेजिडुअल इश्यूज़ हैं। 5 डे बैंकिंग की डिमांड अभी तक हमारी खड़ी है। एंड वाई 5 डे बैंकिंग, वाई नॉट 4 डे बैंकिंग? मैं तो हैरान हूँ कि सारा यूरोप की मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो 4 डे वर्किंग पर आ चुकी हैं, आज हम 5 डे बैंकिंग मांग रहे हैं। और दिस वाज द डिमांड इन 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट और 12वीं सेटलमेंट में फिर इसको रखा गया है। एक तरफ हम रेजिडुअल इश्यूज़ पर बात कर रहे हैं, उसकी मीटिंग चल रही है, और 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में फिर उस डिमांड को रखा जा रहा है, रेजिडुअल इश्यूज़ को। इसका मतलब यूनियन को ये क्लियर है कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में हम रेजिडुअल इश्यू फाइनल नहीं कर सकते। इसका मतलब फाइनल होने का कोई चांस नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के चार्टर ऑफ डिमांड में डालने का मतलब ही यही है कि यूनियन इज़ वेरी मच क्लियर दैट रेजिडुअल इश्यूज विल नॉट बी फाइनलाइज्ड अप टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट। और 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट 3 साल फिर ले लेगी, जो उनका रूटीन बना हुआ है, जिसको हमने तोड़ना है इस बार। तो वो क्या होगा, जब रूटीन 3 साल बन जाएगा तो इसका मतलब 2025 और 26 में 5 डे बैंकिंग शुरू होगी, जबकि सारा वर्ल्ड, सारा यूरोप 4 डे वर्किंग पर आ चुका है। मल्टीनेशनल कंपनी, प्राइवेट कंपनी 4 डे वर्किंग कर रही हैं, तो हम 5 डे बैंकिंग के लिए भाग रहे हैं, तरस रहे हैं, उसके लिए स्ट्राइक करेंगे, उसके लिए तनख्वाह कटवाएंगे। तो ये चार्टर ऑफ डिमांड की जो कमेटी बनाई है, मुझे समझ नहीं आती कि 5 साल का टाइम था आपके पास, तो आपने कमेटीज़ को पहले क्यों नहीं रेफ़र करा, क्यों नहीं चार्टर ऑफ डिमांड को तैयार करा गया। रेजिडुअल इशू स्टिल पेंडिंग, उनके ऊपर भी सेंट्रल कमेटी की बातें हो रही हैं। कमेटी ने अभी तक रेजिडुअल इश्यूज़ के बड़ी स्ट्रेटजी तैयार नहीं करी है कि हमने किस पॉइंट पे स्टैंड लेना है, कितना स्टैंड लेना है, उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। आगे की जो बात है
चार्टर ऑफ डिमांड में रखा गया है कि 2022 का डीए मर्जर 31 अक्टूबर 2022 तक का डीए मर्ज होगा। चलो ये मान लिया, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि 10th बाईपार्टाइट, 9th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट, सभी में जो हमारी इंक्रीज़ हुई है वो घुमा फिरा के 12 और 15% के बीच में है जो वेज इंक्रीज़ हुई है। तो आप ये सोचिए 31/10/2022 का अगर डीए मर्ज हो जाएगा, स्पेशल अलाउंस को बेसिक पे का पार्ट बना दिया जाएगा, एचआरए इंक्रीज़ हम मांग रहे हैं, एचआरए इंक्रीज़ हो जाएगा, डिसेबिलिटी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस फॉर हैंडीकैप्ड पर्सनस, एक्स सर्विसमैन की जो डिमांड है और स्पेशल डिमांड्स फॉर वुमेन स्टाफ के लिए जो बातें हैं, अगर वो सारी डिमांड करी जाएं तो अक्टूबर 22 का डीए मर्ज करने के बाद क्या वो 15% पे हम खड़ेंगे? दिस इज़ आल्सो ए क्वेश्चन मार्क। क्या आज हम अगर 30% पे पहुंच जाए तो क्या आईबी एग्री करेगी? तो सोचना चाहिए। चार्टर ऑफ डिमांड में आप लिख रहे हैं कि 31/10/2022 का डीए मर्ज होना चाहिए, तो इसके ऊपर भी विचार की ज़रूरत है। स्क्रैप न्यू पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम स्क्रैप होनी चाहिए। ये हमारे नए स्टाफ के लिए ठीक नहीं है, ये अच्छी बात है, लेकिन ये आईबीए मानेगी नहीं। इसके ऊपर भी पूरा गारंटी है कि इसको मानने के लिए तैयार नहीं हो सकती। ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं। पेंशन का मुद्दा हर साल चार्टर ऑफ डिमांड में रखा जा रहा है, हर वेज डिवीजन में रखा जा रहा है, लेकिन क्या है, यूनियन इसको क्या करती है, प्रेशर टैक्टिक्स करती है। पेंशन अपडेशन करके उनको कहते हैं चलो हमारी वेज इंक्रीज़ बढ़ा दो, हम पेंशन को छोड़ देते हैं चलो हमारी वेज इंक्रीज़ बढ़ा दो, हम 5 डे बैंकिंग को छोड़ देते हैं। इस बार पेंशन अपडेशन को छोड़ा नहीं जाएगा। इस बार पेंशन अपडेशन का इशू हम छोड़ने नहीं देंगे। इस बार आईबीए के ऑफिस के बाहर धरना लगेगा। जब अंदर मीटिंग हो रही होगी तो 50,000 रिटायरीज कम से कम उसके बाद धरना लगा के बैठे होंगे। 50,000 रिटायरीज जो हैं यूएफबीयू के ऑफिस के बाहर धरना लगा के बैठे होंगे और 2,000 एम्प्लॉइज़, 2,000 रिटायरीज जंतर मंतर दिल्ली पर फास्ट अन टू डेथ लेके बैठे होंगे। और ये सारा कुछ हो जाएगा तो गवर्नमेंट हिल जाएगी और पेंशन अपडेशन पहले नंबर पे होगी, नंबर 2 पे वेज रिवीजन होगी। तो रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स की जो डिमांड है ऑफिसर्स की, क्योंकि उनका आने जाने का कोई टाइम ही नहीं रहा। पहले तो जाने का टाइम होता था, आने का टाइम नहीं था। रात के 9 बज जाते थे, 10 बज जाते थे। संडे और हॉलीडेज़ को भी काम करना पड़ता था। सैटरडे को भी छुट्टी आ गई 2 सैटरडे की, उसमें भी अब काम शुरू हो गया है। और बैंक का मैनेजर एजीएम बहुत आराम से बुलाता है, कोई काम है तो आप संडे को कर लेना, सैटरडे को आ जाओ। सैटरडे को काम है तो कोई बात नहीं, आप संडे को आ जाओ। तो उनको भी बहुत कंफर्टेबल हो गया है, बुलाना भी बहुत कंफर्टेबल हो गया है। तो रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स। दूसरी बात है, पहले जाने का टाइम था कि 9:30 10 बजे ऑफिसर बैंक में पहुंचते थे, लेकिन अब जाने का टाइम भी नहीं रहा। आजकल हमने देखा है कि 8:30 बजे ब्रांच खोल के बैठ जाते हैं। चमचे जो हैं, जो बॉस को खुश करना चाहते हैं, वो 8:30 बजे 9 बजे से पहले पहले अपना खिलारा ब्रांच में जाके डाल देते हैं। और उनके पास बहाना है कि स्वीपर को 1 घंटा सफाई के लिए चाहिए, 1.5 घंटा सफाई के लिए चाहिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि 8:30 बजे ब्रांच खोल के बैठ जाते हैं। बाकी ऑफिसर जो 9 बजे आते हैं उनको घूर के देखते हैं, जो 9:30 के बजे बाद आते हैं उनको डांटते हैं कि तुम लेट आ रहे हो। तो अभी तक रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स का जो मुद्दा है, इसको भी 12th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में हर हालत में इसको भी ख़त्म करना है। ये वेरी लॉन्ग पेंडिंग इश्यूज़ जो ऑफिसर्स के लिए एक लानत बन गया है, लेट सिटिंग, इसको ख़त्म करना है। रिज़ाइनीज़ का इश्यूज़ भी बहुत पुराना चल रहा है। जो रिज़ाइनी है, जिनके घर के हालात ख़राब हो गए हैं, जो किसी कारण उनको रिज़ाइन देना पड़ा, तो उनको वीआरएस ऑप्शन क्यों नहीं दिया जा रहा, उनको पेंशन क्यों नहीं कंटिन्यू की जा रही, ये भी इस बार चार्टर ऑफ डिमांड में रखा गया है। और इसको भी इम्प्लीमेंट करवाने के लिए हमें जोर लगाना पड़ेगा। और यूएफबीयू से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो रिज़ाइनी है उनको वीआरएस ऑप्शन दिलाई जाए और हर हालत में रेगुलेटेड वर्किंग आवर और रिज़ाइनीज़ का इशू भी प्रायोरिटी पर लिया जाए। तो उसके बाद हम देख रहे हैं
ये जो एक्स सर्विसमैन की डिमांड है स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट की, उनकी सर्विस काउंट करने की, 3 साल को 1 साल माना जाता है बैंक में। तो डिसेबिलिटी पेंशन जो है, डिसेबल जो पर्सनस हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है वो ज़्यादा होना चाहिए इन कंपैरिजन टू फिट एम्प्लॉइज़। तो उनके लिए भी इनके डिमांड के ऊपर बहुत देर देने की ज़रूरत है। चीपर इंश्योरेंस पॉलिसी, जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो बहुत कॉस्टली होता जा रहा है और रिटायरीज उसको बियर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि प्रीमियम हर साल 20% 30% इंक्रीज़ हो रही है। HRA जो है, हाउस रेंट अलाउंस जो है, सारे सिटीज़ में लिविंग स्टैंडर्ड जो है कॉस्टली होता जा रहा है। लिविंग तो रेंटल वैल्यू बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए हाउस रेंट जो अलाउंस है वो इंक्रीज़ होना चाहिए। लीव इनकैशमेंट जो है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई लीव इनकैशमेंट लेता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन बैंक्स में 3 लाख के बाद टैक्स है। तो इस एग्जाम्पशन के ऊपर भी जोर देने की बहुत ज़रूरत है ताकि सुपर एनुएशन के टाइम जो लेके जाता है, अपनी छुट्टी के लिए पैसे लेता है, उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगा देती है। इसके बाद इन बैक और नोबो का लेटर भी मैंने देखा है जो उन्होंने पेंडिंग इश्यूज़ के बारे में लिखा है IBA को। स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट को रिड्यूस करने की बात करी है, 3 साल से 2 साल करा जाए कि हर 2 साल के बाद स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट मिलना चाहिए। LFC के बारे में उन्होंने बात करी है, AC फर्स्ट क्लास फैसिलिटी 5000 किलोमीटर करा जाए इसको बढ़ाकर, और सर्कुलर रूट की बात उन्होंने नहीं छेड़ी। देखिए शॉर्ट टेस्ट रूट अभी भी LFC के अंदर वर्ड आ रहा है, लेकिन शॉर्ट टेस्ट रूट हर वक्त नहीं लिया जा सकता। कई बार गलती हो जाती है, कई बार टिकट बुकिंग में कई हर्डल्स आ जाती हैं, तो शॉर्ट टेस्ट रूट ज़रूरी नहीं, कई बार शॉर्ट टेस्ट रूट नहीं मिलता है तो उसकी LFC बिल रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने जर्नी बाय लॉन्गेस्ट रूट करा है, शॉर्ट टेस्ट रूट नहीं देखा है। इसलिए सर्कुलर रूट के ऊपर जो सर्कुलर टिकट रेलवे बनाता है उसके ऊपर भी यूनियन को LFC के अंदर सर्कुलर रूट के ऊपर भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। और सर्कुलर रूट रेलवे की जो सर्कुलर रूट फैसिलिटी है इसकी पूरी स्टडी करके यूनियन लीडर UFB जो के बड़े बड़े बहुत इंटेलिजेंट लीडर हैं, इसकी स्टडी करके IBA के साथ आर्गूमेंट्स रखें कि हमारे को सर्कुलर रूट की परमिशन दी जाए। फुल सर्कुलर रूट इज़ अलाउड अप टू सम एक्सटेंट, लेकिन सर्कुलर रूट में रेलवे को भी बेनिफिट है, एम्प्लॉई को भी बेनिफिट है, और शॉर्ट टेस्ट रूट की कंडीशन को वेव किया जाए। और तीसरी इसमें जो ओरिजिनेटिंग पॉइंट को टच करना, मान लीजिए एक आदमी है पटियाला में रहता है, वो जम्मू चला गया, जम्मू से वापस आके 2 घंटे उसने पटियाला स्टे किया और फिर वो आगरे चला गया, तो उसका बिल रिजेक्ट हो जाता है कि आपने ओरिजिनेटिंग पॉइंट को टच क्यों किया है, वापस ओरिजिनेटिंग पॉइंट पर क्यों आए हैं। तो कई बार जो टूरिज़्म है या पैकेज टूर के अंदर ओरिजिनेटिंग पॉइंट को दोबारा टच किया जाता है, उसके बाद दूसरी तरफ टर्न किया जाता है। तो बैंकिंग यूनियंस को इस बार चाहिए कि ओरिजिनेटिंग पॉइंट टच करने वाली कंडीशन को भी ख़त्म किया जाए, तो LFC बड़ी अच्छी बन जाएगी। अगर ओरिजिनेटिंग पॉइंट वापस आ जाए अपने घर में, 1 रात रुक जाए, 2 घंटे रुक जाए, अपने सिटी में क्रॉस कर जाए, तो भी बिल को रिजेक्ट कर दिया जाता है कि आपने अपने सिटी में वापस कैसे आए। तो अब इस पॉइंट को ख़त्म करने की ज़रूरत पड़ गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है। नो शॉर्ट रूट कंडीशन हर हालत में वेव होनी चाहिए। मेडिकल एड की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। चाइल्ड केयर लीव और ग्रिड हॉलीडेज़ की जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत देर से चल रही है। ग्रिड हॉलीडेज़ बैंक छुट्टी खा जाता है, 24 आवर जो काम कर रहे हैं, राउंड द क्लॉक ब्रांचेज में जो काम कर रहे हैं, 7 डे वर्किंग ब्रांचेज में जो काम कर रहे हैं, उनकी ग्रिड हॉलीडेज़ की प्रॉब्लम बड़ी चल रही है। बैंक उनको पूरी हॉलीडे ने वापस छुट्टी नहीं देता है। तो जो DA का फार्मूला है, हमारा DA कैलकुलेशन है, उसमें भी एक बहुत बड़ी अनोमली है। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे इतने इंटेलिजेंट लीडर बैठे हैं, UFBU के साथ 3-3 साल मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन DA कैलकुलेशन, LIC का DA की कैलकुलेशन देखिए और बैंक के DA की कैलकुलेशन देखिए, इसमें बहुत बड़ी अनोमली है। जो LIC का DA की कैलकुलेशन पैटर्न है वही हमारे पास लागू होना चाहिए ताकि हमारा जो DA कैलकुलेशन अच्छी बन जाए। तो उसके बाद जो NPS है 14% उसके ऊपर तो देती है सरकार, लेकिन उसके ऊपर टैक्स काट लेती है। तो ये आइटम्स हैं, बहुत अच्छी आइटम्स हैं, डिमांड्स अच्छी हैं,
लेकिन इसके ऊपर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई एम नॉट हैप्पी ऑन द चार्टर ऑफ डिमांड डिस्कस्ड बाय यूनियंस। अभी ये फाइनल होगा, क्या फाइनल होता है वो तो नहीं है, लेकिन जो डिस्कशन हो रही है उसमें बहुत चीज़ें छोड़ी गई हैं। तो इसलिए अगली वीडियो में अरोड़ा सॉल्यूशन का चार्टर ऑफ डिमांड में बनाऊंगा कि हमारी क्या होनी चाहिए। तो वीडियो लंबी होती जा रही है, शब्दों को मैं विराम देता हूँ। भाइयों, अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखना, जो लोग आमरण अनशन के लिए तैयार हैं या अनशन के लिए तैयार हैं वो अपना नाम और मोबाइल नंबर जरूर लिखें। भाइयों, नाम लिख देते हो, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं लिखते तो कॉन्टैक्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बैंक का नाम देने की ज़रूरत नहीं है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए ताकि कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है आपसे कॉन्टैक्ट कर सके, ताकि बिना कुर्बानी के हमारे को कुछ नहीं मिलेगा। भाइयों, ये आप सभी को पता है, कुर्बानी की ज़रूरत है, कुर्बानी देने का समय आ गया है। कुर्बानी देंगे तभी होगा। स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्रांच लेवल धरने की ज़रूरत पड़ेगी, ब्लैक बैजेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सभी जगह पर, जैसे अहमदाबाद में धरना दिया गया है रिटायरीज़ ने, तो मैं सभी रिटायरीज से रिक्वेस्ट करता हूँ, सभी रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी हर एक सिटी में, बड़े बड़े कैपिटल सिटी में ज़रूर धरना दें, ज़रूर इसको कामयाब करें। अहमदाबाद स्टाइल का धरना, IBA के ऑफिस के सामने रिटायरीज बम्बई में भी धरना दे चुके हैं, तो उसी पैटर्न के ऊपर धरने की फिर ज़रूरत है। तो मुझे आशा है कि मेरी जो बात है, मेरी वीडियो में अच्छे अच्छे कमेंट्स भी देंगे और लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि लाइक करने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, शेयर करने से मुझे पैसा नहीं मिलता है, लेकिन मुझे अगली वीडियो डालने का उत्साह मिलता है। और वीडियो बनाने का लाभ तभी है अगर सभी बैंकर्स के पास मैसेज पहुंच जाए। तो इसलिए भाइयों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना है। थैंक यू वेरी मच।